वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपर पीसीएस एग्ज़ाम 2023 जिसकी संभावित तिथि 2 जुलाई 2023 है, उसके लिए हम मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज कर रहे थे, जिसके हमने पहले मॉडल पेपर के 2 पार्ट सॉल्व कर लिए थे और अब हम उसका तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, पहले 2 पार्ट में हम लोगों ने 100 प्रश्न कर चुके थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें और फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 101 हमारे सामने ये है कि 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो 10 आकार से बड़े जो कण होते हैं उनको दर्शनीय कण कहा जाता है। दर्शनीय मतलब जो दिखाई देते हैं, जैसे धूल का कण हमें दिखाई देता है तो उसे कहा जाता है 10 माइक्रोन से बड़ा। और जो सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण इनको कहा जाता है, उनका जो आकार होता है 0.25 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक। ठीक हो गया। और जिनका आकार बिल्कुल 0.25 से भी कम होता है, माइक्रोन से भी कम होता है, उन्हें सुपर माइक्रोस्कोपिक कण भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है स्मॉग शब्द का पहली बार प्रयोग निम्नलिखित में किसने किया था। तो स्मॉग शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो किया गया था सर हेनरी एंटोनी के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बी ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 102 का। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है शक्ति, जैसे आपका पावर आपने सुना होगा, वाट उसका इकाई होती है, ये बिल्कुल ठीक है। दाब की इकाई न्यूटन नहीं होता, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर क्यूब होता है। ओके, घनत्व बराबर जो द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। ठीक है, तो इसका कार्य की इकाई किलोग्राम नहीं होती, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निर्वात में रखे 2 अनंत लंबाई के तारों के बीच 2 × 10⁻⁻10 न्यूटन बल एम्पियर कहलाता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा बिल्कुल। बैरोमीटर वायुमंडल दाब मापने की इकाई है, ये भी इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो इसके दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, इसका वर्णन किस नियम में किया गया है। आपने न्यूटन के गति के नियम पढ़े होंगे। ठीक है, जिसमें न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है उसमें यह कहा गया है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी और मूवमेंट है तो मूवमेंट अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। तो ये गति का प्रथम नियम है। तो ये गति का इनमें प्रथम नियम लिखा नहीं है, तो इसका हम पहला ऑप्शन को मानते हैं कि इसमें ये गति का प्रथम नियम है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, उसके अनुसार इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। ठीक है, अभिकेंद्री बल का क्या उदाहरण है। जब कोई भी अगर वृत्त कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर चलती है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर चलती है, ठीक है, तो उसका केंद्र की ओर एक बल आकर्षित करता है, ठीक है, हमेशा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। ओके, तो जैसे पटरी ट्रेन में मुड़ती है वो भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण हो गया। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना वो भी अभिकेंद्रीय बल हो गया। उड़ता हुआ जहाज जो क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर मुड़ता है ये भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो ये सभी के सभी आंसर इसके ठीक हो जाएंगे। अगला देखते हैं। जब किसी कण को एक निश्चित प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में कोण बनाकर फेंका जाता है तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो यह जो कहलाया जाता है, यह प्रक्षेप्य गति कहलाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है। भूस्थायी उपग्रह को पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। जो आपका जियो सिंक्रोनस उपग्रह होते हैं उनकी जो होता है वो 36,000 किलोमीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, वो पृथ्वी की कक्षा के बाहर इसको स्थापित किया जाता है। ओके, द्रव्य के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना किस कारण होती है। जो द्रव आपने देखा होगा कभी ऊपर चढ़ जाता है आपका, जैसे मान के चलिए आप किसी बर्तन में पाइप डालेंगे। ठीक है, ये बर्तन है, ठीक है, बर्तन में पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कोई आप पाइप डालेंगे तो ये क्या होता है, ये जो पानी धीरे 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 इसमें ऊपर चढ़ जाता है और जब निकालेंगे, इस पाइप को निकालेंगे तो ये वापस नीचे आ जाएगी। किस घटना के कारण होता है, ये केशिकत्व के कारण होता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। जब किसी माध्यम के कण लंबवत दिशा में संचरण करते हैं तो यह क्या कहलाती है। ठीक है, तो यह जो दशा होती है यह कहलाती है आपका अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे आपके इस प्रकार चलती हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंगे क्षैतिज दिशा में चलती हैं। ठीक हो गया, ओके। श्वेत प्रकाश में निम्नलिखित में कौन से रंग सम्मिलित होते हैं। ठीक है,
तो जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं, अब इनमें हम देख लेते हैं कौन सा शामिल होता है। तो ये आपका नीला, हरा और लाल, ठीक है, ओके। जब कोई प्रकाश तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसमें किस तरह के परिवर्तन होने की संभावना है, ठीक है। कोई प्रकाश तरंग किसी माध्यम से गुजरती है, या तो निर्वात में गुजर रही तो कोई उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो अगर किसी, मान के चलो निर्वात से कोई किरण आ रही है और ये पानी भरा हुआ है, इससे गुजरेगी, तो निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन होगा, एक तो इसमें क्या होगा, इसके प्रकाश के वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि जो निर्वात में चल रही है उसमें प्रकाश का वेग अलग होगा, ठीक है। और लेकिन कोई घने माध्यम में चल रही है तो उसमें प्रकाश का वेग अलग होगा, और प्रकाश का वेग अलग होगा और उसका तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तित हो जाएगी। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में किस और किन आवश्यक शर्तों का पूर्ण होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, इनमें देखिए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल की ओर गति करे, ठीक है। जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये आपका जा रहा है, प्रकाश जा रहा है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब जैसे इससे टकराकर पूरी तरह से वापस लौट आना, इसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, एक तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से कम हो, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक हो जाएंगे, ओके। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेन, आपको पता है एक पूरा चैप्टर होता है, ठीक है। इतने कम समय में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी पूरी तैयारी, आपने ये चीज़ पढ़ रखी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस का उदाहरण है, ठीक है। अब हमारे सामने कुछ गैसें दी हुई हैं, इनको हमें देखना है कि कौन कौन सी अक्रिय गैस का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो हमारे अक्रिय होती है, जिन पर कोई भी किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन बंद स्थापित नहीं पाया था, वो किसी प्रकार की क्रिया में भाग नहीं लेती। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी अक्रिय गैसों के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में किस और किन प्रकार के परिवर्तनों का उदाहरण है, ठीक है। तो देखते हैं, मोमबत्ती जब जलती है तो एक तो उसमें प्रकाश होता है, ठीक है, और उसके बाद उसमें से क्या होता है कि वो अपना आकार बदल देती है, ये तो उसका भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। और आपने देखा हो कि मोमबत्ती जब जलती है तो उसके साथ साथ कई सब प्रकार की गैसें भी निकलती है, ठीक है। तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो ये दोनों के दोनों ये ठीक हो जाएंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। तो ये जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कि सही सुमेलित नहीं हमें देखना है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है देखना है। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कौन सुमेलित। टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। फास्फोरिक अम्ल शीतल पेय बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी ठीक है। एसिटिक अम्ल अचार, टमाटर, चटनी के लिए बनाने के लिए किया जाता है। जो बेंजोइक अम्ल होता है उसका जो मुख्य काम होता है वो बेसिकली होता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, और इनका और उपयोग जैसे तंबाकू संसाधन जैसे बनते हैं उसमें, जो कैसे बोलते हैं, कैलिको प्रिंटिंग जिसे बोलते हैं, छीट छपाई, ठीक है, उन पे भी इसके काम में गया था। लेकिन कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कपड़ों से जो स्याही के धब्बे हटाने का कार्य किया जाता है वो ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल का हम आपको बता दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला है नीला तोता का रासायनिक नाम निम्नलिखित में क्या है, ठीक है। तो नीला तोता का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ठीक है, ओके। एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं निम्नलिखित में किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम आदि धातुएं जो होती हैं ये सब ज़्यादा ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं भाप के साथ, ठीक है, भाप के साथ ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ओके। कठोर जल को मृदु जल बनाने में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, तो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। धूम्रपट बनाने हेतु निम्नलिखित में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जनरली धूम्रपट का मतलब ये है कि आपने देखा हो सिग्नलिंग के लिए हम लोग एक हाथ में जैसे पटाखे जैसा जो रॉड होता है उसमें आग लगा के बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जैसे धूम्रपट कहते हैं, जैसे स्मोक स्क्रीन जिसे कहा जाता है। तो वो सिग्नलिंग के काम आता है, जैसे आपने पानी के जहाज़ों में देखा होगा, आर्मी के जवानों के पास देखा होगा, तो वो सिग्नलिंग के काम आता है। तो वो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें फास्फिन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बहुत अधिक उसमें मात्रा में धुआं निकलता है, ठीक है। अब कुछ विटामिन है और उनके रासायनिक नाम है, तो हमें इसमें देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। तो पहला है विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है, क्या वो रेटिनॉल है,
ठीक है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है वो भी सही है, आपका थायमिन होता है। लेकिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम नियासिन नहीं होता है। विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है वो पायरोडॉक्सिन है, ठीक है। और फिर हमारे सामने एक नियासिन दिख रहा है, तो नियासिन किसका रासायनिक नाम है? तो नियासिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे आंसर इससे मैच कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करने वाला चक्रवात है आपका हरिकेन, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महासागरीय गर्त महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। ओके, मरियाना गर्त विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त है, ये फिलीपींस के पास है, बिल्कुल ठीक है। दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। प्रवाल भित्ति बायोम के बेहतर विकास के लिए किस स्थिति या किन स्थितियों का होना सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? ठीक है, तो देखते हैं, जल में ऑक्सीजन व प्रकाश का पहुंचना, ये बिल्कुल ठीक है। अगर जल आपका साफ सुथरा है, गंदगी नहीं है, तो उसमें प्रकाश बड़े अच्छे से पहुंचेगा और ऑक्सीजन का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगला ऑप्शन आ गया, जल का अवसाद रहित रहना, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ए और बी इसका दोनों उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किन्हें विलुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया गया है? ठीक है, तो इनमें से किन को विलुप्त प्रजाति घोषित किया जाए? डायनासोर विलुप्त हो चुका है, डोडो, क्यूबन, ब्लू बक, लाल तोता, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। भारत में जैव विविधता के द्वार की उपमा निम्न में से किसे दी जाती है? ठीक है, तो भारत में जो जैव विविधता का जो द्वार है वो पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का दिया जाता है, परंतु सर्वाधिक जैव विविधता की बात करेगा तो पश्चिमी घाट में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैव विविधता के द्वार की बात की गई है, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता के द्वार की उपमा दी जाती है, ठीक है। हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसने किया था? ठीक है, तो हॉट स्पॉट की अवधारणा का जो प्रतिपादन था वो किया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके नापन की इकाई है? बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष जो है आपका जो अत्यधिक दीर्घ दूरी, ठीक है, इसको नापने की इकाई हो जाएगी। आगे देखते हैं, रक्त कैंसर की संभावना निम्नलिखित में किस पदार्थ के कारण हो सकती है? ठीक है, तो ब्लड कैंसर जो होता है इनमें से जो आपको देखते हैं इनमें जो ज़्यादा बेंजीन के इस्तेमाल के कारण हो सकती है। कोहरा व पाला की उत्पत्ति का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो कोहरा व पाला का जो तापी प्रतिलोमन होता है। जनरली आप जब देखते हैं कि जब आपका आकाश स्वच्छ होता है, तो आकाश स्वच्छ होता है तो दिन भर की आपकी जो बहुत ज़्यादा गर्मी है वो रात को तापमान में वायुमंडल या बादल ना होने के कारण वापस लौट जाती है, तो रात्रि उस दिन ठंडी हो जाती है, रात्रि ठीक निकलती है। तो उस समय क्या होता है, रात्रि जो निचली वायु होती है वो वायु राशि तो ठंडी हो जाती है, परंतु ऊपर की ठंडी वायु राशि के ऊपर की जो वायु राशि ठंडी नहीं हो पाती है, जिससे कोहरा व पाला बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को तापीय प्रतिलोमन कहा जाता है। ओके, लेकिन आपने देखा होगा जब बादल वाली रात होती है तो उससे क्या होता है कि जो दिन भर का जो ऊष्मा विकिरण होता है वो पृथ्वी से टकराकर वापस नहीं लौट पाता, तो बादल वाली रात ज़्यादा गर्मी होती है और उस रात ये तापीय प्रतिलोमन की क्रिया नहीं होती है, तब होता है तापीय अनुलोम। तो उस क्रिया में क्या होता है, आपका कोहरा और ये सब पाला बहुत कम पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा तापीय प्रतिलोमन। देखिए आगे देखते हैं, अम्ब्रेला प्रजाति परितंत्र में क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। यह अन्य प्रजातियों को बचाने का कार्य करती है। अम्ब्रेला प्रजाति परितंत्र आपने पढ़ा होगा, तो इसमें ये अन्य प्रजाति को बचाने का कार्य करती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, वैसे तो आपने सुना होगा केचुआ, केचुआ सुना है, लेकिन टिड्डा भी जो होता है ना किसानों का मित्र कहा जाता है। दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ए और सी। निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है? ठीक है, तो इनमें जो आपकी मिट्टी है बलुई है, चिकनी है, दोमट है, इनमें सबसे ज़्यादा बड़ा आसान है, ठीक है। तो इसमें सबसे सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में हो जाएगी। कुछ पौधे वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं और वातावरण की नमी को अवशोषित कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो इनका जो होता है ऑर्किड्स का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ऑर्किड्स का नाम ये आपका इनका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, श्वसन की क्रिया है उपचायक, अपचायक, अपघटक, ठीक है। तो श्वसन की क्रिया को अपचायक कहा जाता है। ओके, ठीक है, श्वसन की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन के थ्रू एच बी के थ्रू ऑक्सीजन का परिवहन होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए अपचायक कहा जाता है।
परिस्थिति तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो परिस्थिति तंत्र का सबसे ज़्यादा प्रयोग पहले प्रयोग किया गया था टॉसले के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना स्टॉकहोम में 1972 5 जून को की गई थी। ठीक है, एजेंडा 21 निम्नलिखित में किस पर्यावरण सम्मेलन में अपनाया गया था? ठीक है, तो एजेंडा 21 में जो रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, जिसमें 17 प्रकार के नियम को पारित किया गया था, उसे 1992 में पारित किया गया था। एजेंडा 21 मतलब 21वीं सदी, ये 20वीं सदी का है। 21वीं सदी में किस प्रकार के आगे एजेंडा निर्धारित किए जाएंगे, उसमें 17 प्रोग्राम निर्धारित किए थे। रियो सम्मेलन में इसको प्रतिपादित किया गया था। किगाली समझौते का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो इसमें किगाली समझौतों का संबंध ही एक ओजोन संरक्षण से संबंधित है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो गैसें हैं, आपको पता है HFC गैसें, इनका भी उपयोग कम किया जाए जिससे ओजोन का संरक्षण कम किया जाए। किगाली क्या है? किगाली एक राजधानी है, अफ्रीकी देश है रवांडा, उसकी ये राजधानी है। ठीक है, तो वहाँ पर ये समझौता हुआ था वर्ष 2016 में। ठीक है, तो भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इसका किगाली समझौता ये हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है? ठीक है, तो माल्टोज को ग्लूकोज में जो बदलने वाला एंजाइम है उसे बोलते हैं माल्टेज। ठीक है, शब्द से आपको इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना बहुत बार महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी जी के समय चलाई के उनके सिद्धांतों पर चलाई गई थी। तो गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। अगला देखते हैं, एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कितने बिलियन डॉलर में किया गया? बहुत चर्चा में थे एलन मस्क, जिन्होंने ट्विटर का पूरा अधिग्रहण कर लिया। तो इसका अधिग्रहण की राशि है 44 बिलियन डॉलर। याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक आयु निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्नलिखित में कहाँ पर किया गया? 2022 में इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई, इसका क्या नाम है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इस एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, इसका आंसर हो जाएगा दूधवाणी। ओके, आगे देखते हैं। ओके ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्न में से जो होता है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 146 है, हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आसियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन था इस वर्ष कंबोडिया में किया गया था। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है, म्यांमार के बाद जो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आदि देश हैं उसी वहीं पर ही, बिल्कुल पड़ोसी देश तो नहीं कहते, सीमा तो नहीं लगी हुई है, लेकिन म्यांमार के बाद थाईलैंड, कंबोडिया ये देश आ जाते हैं। ठीक है, अगला G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? G20 2022 की बात कर रहा है, गलती से आप इसको भारत मत मार दीजिए, ऑप्शन में भारत तो नहीं है वैसे, लेकिन ये इंडोनेशिया में संपन्न किया गया था। हाल ही में भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में विस्तृत है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे घुमा दिया, पहले 53वां टाइगर रिजर्व, फिर बोला कि रानीपुर में है, और रानीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो बोला किस जिले के अंतर्गत आता है, तो बहुत ज़्यादा डीप जाके क्वेश्चन पूछा, तो चित्रकूट में ये यहाँ पर स्थित हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप ध्यान से लेके चलिएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो पुनर्गठन किया गया 2 दिसंबर 2022 को। ठीक है, और ये जो हमारा मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज है, इसका जो पहला मॉडल पेपर है और पार्ट 3 का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। और इस प्रश्न करने के बाद आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा। 3 पार्ट में हमने कवर किया, आप इसमें प्लीज़ अपना सजेशन देंगे कि क्या हम एक पार्ट में इसको कवर करें, या 3 पार्ट में जो 50-50 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं वो भी ठीक है, या 2 पार्ट में कवर करें। मुझे प्लीज़ सजेशन दीजिएगा, या इन क्वेश्चन को आपका लेवल अगर सही नहीं लग रहा या और अच्छा लेवल लेकर आना तब भी मेरे को बताइएगा, तो मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा, आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। तो आपको जरूर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ? वैश्विक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन जिसे कहा जाता है, ठीक है, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये किया गया हमारे भारतवर्ष नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न अभी समाप्त होते हैं, और इस प्रश्न के समाप्त होते ही हमारा मॉडल पेपर सेट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो 2 जुलाई डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं लेके आए। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा हो, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।